अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो बेसिकली हम लोगों ने उसके अंदर सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मेटल को चर्चा करी थी और बहुत डिटेल में जाना था कि कितने क्या अंतर होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटल। अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटल का मेनली जो इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में किया जाता है और उसके पीछे उनकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि उनको ईजी टू मैग्नेटाइज एंड ईजी टू डी मैग्नेटाइज, इसलिए हम लोग इनका इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी हम मटेरियल इस्तेमाल करें मैग्नेट का, उसकी ये खूबी हो कि वो एकदम से मैग्नेटाइज हो जाए और एकदम से डीमैग्नेटाइज हो जाए जब हमें ज़रूरत पड़े, यानी कि बेसिकली कंट्रोल में हो और क्विकली कंट्रोल में हो। ठीक। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल की जिनको डिफ़िकल्ट है मैग्नेटाइज करना और उतना ही डिफ़िकल्ट है इन्हें डीमैग्नेटाइज करना, यानी कि हाई मैग्नेटिक इनर्शिया एलिमेंट जो होते हैं, यानी कि जिनको चलाना भी मुश्किल है और इनर्शिया कारण जिनको डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है, ऐसे मैग्नेटिक मेटल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। और ये जो परमानेंट मैग्नेट होती हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कोई परमानेंट मैग्नेट, मैंने लास्ट लेक्चर में चर्चा करी थी, उनका इस्तेमाल हम लोग कभी भी मशीन्स के अंदर जनरली नहीं करते हैं। एक परमानेंट मैग्नेट मशीन ही अगर ले लें तो अलग बात है, फॉर एग्जांपल पीएमडीसी, अगर ऐसी कोई मशीन ले लो तो अलग बात है, वरना हम लोग जनरली इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इनको इन्फ्लुएंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी डोमेन्स जो होती हैं काफ़ी रिजिड होती हैं और ये चीज़ हमने चर्चा करी थी। नाउ इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ही मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में और जानेंगे उनकी खूबियाँ क्या क्या हैं, कैसे वो बनाए जाते हैं। तो मेरा नाम प्रांजल है और आज इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। और इसके अंदर मैंने 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स उठाए हैं जो कि एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो दुनिया में रोज़ डिस्कवरी हो रही है, कुछ ना कुछ नए मेटल आ रहे हैं लगातार पिक्चर में, पर ये वो ऐसे इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं जो आपके पेपर में आते हैं और जो कॉमनली यूज़ होते हैं। तो ज़रा देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत ही कॉमन है, आयरन सिलिकॉन एलॉयज़ की। इनको अगर हम बात करें तो इनको हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टील के नाम से ये जाने जाते हैं। ये बड़ा ही कॉमन सा मटेरियल है जो हर जगह हमें जल्दी मिल जाता है। इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ट्रांसफार्मर की कोर डिज़ाइन करने में। ठीक है, अब ऐसा क्यों? तो भैया ट्रांसफार्मर आपको पता होगा, ट्रांसफार्मर काम करता है एसी पे, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एट 50 हर्ट्ज पे। और जब भी ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज पे हम लोग चलाते हैं एसी, एसी का मतलब वेरिएबल फ्लक्स या वेरिएबल करंट, हर चीज़ वेरी होगी लगातार 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से। तो ऐसे केस में पिक्चर में हाई एडी करंट देखने को मिलते हैं। यानी अगर आप ट्रांसफार्मर की बात करो, इसका मैंने एक्चुअल में जब मैंने ट्रांसफार्मर की सीरीज़ पढ़ा रहा था, ट्रांसफार्मर के जो सीरीज़ कवर करी है, वहाँ पे एडी करंट के बारे में बड़ी डिटेल में मैंने चर्चा करी है, बहुत फुर्सत में समझाया है। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, सीरीज़ ऑलरेडी अपलोडेड है पूरी ट्रांसफार्मर की, 40-50 लेक्चर्स वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे एडी करंट के ऊपर मैंने बड़ी विशेष चर्चा करी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर के दो बड़े इंपॉर्टेंट कोर लॉसेज होते हैं, एक होता है हिस्टैरिसीस और एक होता है एडी करंट लॉसेस। ठीक है, तो इनकी चर्चा हमने वहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूँ तो जो एडी करंट लॉसेस होते हैं वो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द फेरोमैग्नेटिक कोर अगर मैं बनाता हूँ और ये हमने इस पर वाइंडिंग की होती है, तो ये जो एरिया होता है, यानी कि जब यहाँ से फ्लक्स इस तरीके से निकलेगा और ये एंटर करेगा, तो ये जो एरिया होता है यहाँ पे वेरिएबल फ्लक्स होने की वजह से वेरिएबल ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और यहाँ पे करंट आ जाता है। ठीक। तो क्या होता है कि इस तरीके की अगर हम शीट ले लें और इस शीट पे अगर वेरिएबल फ्लक्स होगा तो उसकी वजह से इस तरीके के एडी करंट आ जाते हैं। ये भी मैंने बताया, देखो एडी करंट जो वर्ड है, ये अगेन एक बार बता दे रहा हूँ, ये एडी करंट जो होता है ये भंवर से लिया गया है। जैसे नदियों में आप कभी देखोगे तो कहीं रिवर बह रही होगी तो आप देखोगे कहीं कहीं पे इस तरीके से सर्कुलेटिंग करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा होता है, रिवर करंट पानी के, तो वहाँ से ये टर्म लिया गया। तो बिल्कुल वैसे ही मेटल शीट पे जब हम लोग वेरिएबल फ्लक्स यानी कि फाई को अगर वेरी कर दें तो वेरिएबल फ्लक्स से क्या होगा, एक वेरिएबल ईएमएफ आएगा और वेरिएबल ईएमएफ क्या करेगा, एक वेरिएबल करंट को इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये जो करंट होता है ये एडी करंट। ठीक। तो ये ऑलरेडी मैंने चर्चा की हुई है। तो होता क्या है, ट्रांसफार्मर की जो शीट्स होती हैं, जो कोर होती है, उनके अंदर, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी डिवाइस है, 50 हर्ट्ज पे काम करता है, तो वहाँ पे जो शीट्स होती हैं उनके अंदर हमें वेरिएबल फ्लक्स के कारण वेरिएबल ईएमएफ आ जाता है और वेरिएबल ईएमएफ से एक वेरिएबल करंट हमें देखने को मिलता है, एडी करंट। नाउ अब ये शीट पे जब करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये शीट हमने इसको करंट फ्लो करने के लिए तो बनाई नहीं थी, उसके लिए तो वायर लगाए थे। पर ये शीट्स जो हैं, जो मेटल की शीट्स हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, उनके ऊपर जब करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें इस तरीके की कुछ हीटिंग देखने को मिलती है। क्योंकि क्या होगा कि जब ये करंट फ्लो करेगा, ये जो एडी करंट है जब ये शीट पे फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे और ये आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे, इन्हीं को हम लोग एडी करंट लॉसेज कह देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एडी करंट तो ये हो गया, दिस इज एडी करंट। और इसके इस शीट पे फ्लो होने से क्या हुआ, इस शीट का कुछ रेजिस्टेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल आर शीट, और इसकी वजह से क्या हुआ, आर शीट। तो ये क्या होता है, ये मिलके क्या करते हैं, आई स्क्वायर आर
एडी करंट लॉसेस को जन्म देते हैं। तो सो दिस इज द एडी करंट लॉसेस। आई होप समझ में आ गया होगा। डिटेल के लिए आप अगेन जो मैंने आपको बताया लेक्चर रेफरेंस में दिया हुआ उसको देख सकते हो वहाँ पे जाके सीरीज में। तो ये होता है एडी करंट लॉसेस। ठीक, वापस से अपनी चर्चा पे आते हैं। अब हुआ क्या कि एडी करंट लॉसेस हो गए। नाउ अगर हम लोग ये शीट जो मैंने ली है इसको अगर मैं आयरन और सिलिकॉन के एलॉय से बना दूं, तो आयरन सिलिकॉन एलॉय की खास बात क्या होती है कि इनके ये क्या होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं एडी करंट को। यानी कि जो शीट अगर हम आयरन और सिलिकॉन एलॉय की ले लेंगे या इलेक्ट्रिकल स्टील की अगर शीट ले लोगे, यानी कि अगर ये जो शीट देख रहे हो दिस इज योर स्टील स्लेट, अगर स्टील की शीट ले लेंगे तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है इसको रेजिस्टेंस इसका बहुत बढ़ जाएगा आर शीट। और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा कि भाई वोल्टेज हमारा फिक्स है जो कि वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्लक्स से आ रहा था। अब अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो आई क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे सेम वोल्टेज पे तो करंट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आयरन सिलिकॉन की एलॉय की शीट का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आयरन सिलिकॉन एलॉय का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यानी शीट का। जैसे ही आप ये आयरन सिलिकॉन स्टील की शीट को लोगे तो ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एडी करंट को, और अल्टीमेटली क्या होगा, एडी करंट लॉसेज जो पहले बहुत ज़्यादा थे नॉर्मल आयरन के कोर में वो कम होके काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे, इसको भी समझ लो। सिलिकॉन की एक बड़ी खास बात होती है। ठीक, सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन आयरन सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन का एक काम और होता है, ये मैग्नेटो स्ट्रिक्शन इसको भी रिड्यूस करता है। नाउ मैग्नेटो स्ट्रिक्शन क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका हूँ, जो कि एक हम लोगों ने मटेरियल के अंदर इसके ऊपर लेक्चर अपलोड किया था, आई होप आपने देखा होगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण क्या होता है कि मैग्नेटिक मटेरियल अपनी शेप को चेंज करते हैं, और उनकी डायमेंशन चेंज होने के कारण जो प्रॉपर्टी या फिजिकल डायमेंशन जो होती है उनमें जो चेंज आता है ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स या डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स चेंज होने पे, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। ना मैग्नेटो स्ट्रिक्शन की सबसे खास बात क्या होती है, अगर हम मैग्नेटो स्ट्रिक्शन की वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर नॉइस क्रिएट होती है। यानी अगर ट्रांसफार्मर की बात करी जाए तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो आपने देखा होगा एक हमिंग साउंड आ रही होती है, एक हमिंग साउंड, कभी ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर देखोगे तो एक हमिंग साउंड आ रही होती है। तो उसकी एक बड़ी वजह मैग्नेटो स्ट्रिक्शन भी होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर की कोर है, अब कोर के अंदर जब मैं फ्लक्स बनाऊंगा तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कभी कोर ऐसे एक्सपेंड होगी और कभी सिकुड़ेगी, नीचे की तरफ एक्सपेंड हो जाएगी। ये तो ये जो डायमेंशन की चेंज होगा कोर का, ये क्या करेगा, आसपास के एयर पार्टिकल जो होते हैं उनको अफेक्ट करेगा, उनके ऊपर प्रेशर डालेगा, और वो वाइब्रेशन एयर पार्टिकल्स में होगा वो हमारे कानों तक आएगा और वो हमें नॉइस के रूप में सुनाई देता है। क्योंकि ये बहुत तेज प्रोसेस होता है, 50 हर्ट्ज की स्पीड पे बहुत तेज काम कर रहा होता है ये, तो इस तरीके से एक नॉइस क्रिएट होती है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन जो होता है ये एक बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमें नॉइस सुनने को मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं आयरन की, केवल आयरन लोगे तो उसके अंदर मैग्नेटो स्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसके अंदर सिलिकॉन मिला दूं तो सिलिकॉन मिलाने से क्या होता है, यानी कि आयरन सिलिकॉन का अगर एलॉय ले लूं, ठीक, तो उससे क्या होता है, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन जो होता है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। आयु समझ में आया। अगर मैग्नेटो स्ट्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो अल्टीमेटली नॉइस भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं आयरन और सिलिकॉन एलॉय की, तो उसके अंदर एक फ़ायदा तो ये मिल गया कि हमने एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर लिया। क्योंकि सिलिकॉन की दो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कि वो एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर देती बाय ऑफरिंग हाई रेजिस्टेंस, जो हमने पीछे देखा था। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दूसरी ये है कि ये इसके अंदर मैग्नेटो स्ट्रिक्शन की फिनोमेना काफ़ी कम होता है। यानी कि मैग्नेटो स्ट्रिक्शन फिनोमेना कम होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कोई सिलिकॉन मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे आयरन के साथ, तो अब फ्लक्स चेंज होने पे ये जो मटेरियल है इसके अंदर इसकी डायमेंशन में कुछ खास चेंज नहीं आएगा। यानी कि चेंज इन डायमेंशन, यानी कि हमने आपको याद होगा मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के बारे में बताया था, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, तो जो चेंज इन डायमेंशन है ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा मिनिमम होता है, अप्रॉक्स क्लोज टू जीरो होता है। तो जब डायमेंशन में चेंज ही नहीं होगा तो नॉइस भी जनरेट नहीं होगी। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन की इतनी अच्छाइयाँ देख के आप लोहे को हटाते चले जाओ और सिलिकॉन को लेते आओ। या कोई लोग पूछ सकते हैं कि सर हम लोग फिर मेजॉरिटी में सिलिकॉन क्यों नहीं डालते हैं, आयरन सिलिकॉन एलॉय क्यों कह रहे हैं, सिलिकॉन आयरन एलॉय क्यों नहीं कह रहे, मतलब मेजॉरिटी में आयरन क्यों लिया हुआ है, सिलिकॉन को क्यों नहीं लिया है। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखने वाली कि सिलिकॉन का एक पुअर क्वालिटी होती है कि वो क्या करता है, मटेरियल को वीक कर देगा, ब्रिटल कर देगा, सॉरी वीक नहीं, ब्रिटल कर देगा। ब्रिटल का मतलब ईजिली टूट जाएगा। देखो हार्डनेस बढ़ा रहा है सिलिकॉन अगर जो चीज़ ज़्यादा हार्ड होती है वो ब्रिटल भी होती है, यानी कि टूटेगी। ठीक है, वो एक्सपेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे ही आप उसके ऊपर थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा
तो वो टूट जाएगी। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज द नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन। तो इसीलिए सिलिकॉन जब मिलाते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि इतना ना मिला दो कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो ब्रिटल ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ क्या पैरामीटर्स भी हैं, क्या स्टैंडर्ड भी सेट करे गए? तो जी हाँ, इसके लिए स्टैंडर्ड भी सेट करे गए। स्टैंडर्ड क्या है? प्रैक्टिकल लिमिटेशन होती है कि 4 वेट परसेंट 4 वेट परसेंट के अनुसार ही मिला सकते हैं ना। इस 4 वेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना 4 वेट परसेंट, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि 4 ग्राम सिलिकॉन में 4 ग्राम सिलिकॉन हम लोग ऐड करेंगे 100 ग्राम आयरन में। देखो इसको समझ लो, 4 वेट परसेंट, बड़े ध्यान से समझना। ये वेट परसेंटेज जब भी लिखा होता है इसका मतलब टोटल वेट, यानी कि तुम जितना भी वेट ले रहे हो, टोटल वेट ऑफ आयरन, आयरन का तुम जो भी वेट ले रहे हो उसका 4% वेट जो होगा वो सिलिकॉन ऐड करोगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर हम लोग 100 ग्राम आयरन ले रहे हैं तो उसका 4 ग्राम सिलिकॉन को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग 1000 ग्राम ले रहे होते तो 40 ग्राम ऐड करेंगे सिलिकॉन। ठीक है, तो ये होता है 4 वेट परसेंट, यानी कि जितना भी वेट, यानी कि एक्स वेट अगर ले रहे हो, एक्स वेट ऑफ आयरन अगर ले रहे हो तो उसके अंदर 4% ऑफ एक्स ये जो होगा इस इतना सिलिकॉन को ऐड करेंगे। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही होगी? तो ये एक बड़ी अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार केमिकल इंजीनियरिंग वाले, केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है उनको ये बहुत आसानी से पता होगा, लेकिन एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि मटेरियल बहुत हद तक केमिकल से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 4 वेट परसेंटेज का मतलब जितना भी टोटल मटेरियल ले रहे हो, जो बेस मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आयरन हेयर इज अ बेस मटेरियल, तो जो भी बेस मटेरियल ले रहे हो उसका 4%, ठीक है, उसके वेट का, उसका नहीं, उसके वेट का, यानी कि अगर हम ये 100 ग्राम ले रहे हैं तो इसका 4% कितना हुआ? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम क्या करोगे? 4 ग्राम आप सिलिकॉन को, 4 ग्राम सिलिकॉन को ऐड करोगे आयरन के। ठीक, तो आइए समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट मटेरियल, एक और नेक्स्ट मटेरियल से चलने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, कोल्ड रोल्ड यहाँ पे क्यों आ जाता है। ठीक है, सिलिकॉन समझ में आ गया, सिलिकॉन स्टील हमने समझ लिया, लेकिन आपने देखा होगा कि जनरली जो हम लोग ट्रांसफार्मर है उसके अंदर कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड CRGO का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर एक बड़ा मेरा फेमस लेक्चर है CRGO का, आप सर्च करोगे प्लेलिस्ट में या मेरे चैनल पर सर्च करोगे तो फेमस लेक्चर्स जो कह सकते हैं टॉप व्यू लेक्चर्स है, वहाँ पे वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। CRGO हम सब पढ़ते हैं, पर किसी भी बुक में आपको बहुत ही रेयरली, एक लौती ऐसी बुक थी चक्रवर्ती, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, हाँ चक्रवर्ती, तो वहाँ पे शायद मैंने इसको पढ़ा था। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि CRGO हम लोग हर बार पढ़ते हैं कि हम लोग कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कहीं पे भी इसका डिटेल्ड रीज़न नहीं दिया होता है, तो वो रीज़न मैंने उस लेक्चर में कवर किया। CRGO वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो उसको। यहाँ पे हम लोग बहरहाल मटेरियल पे कवर करेंगे कि नीड क्या पड़ी। हमने जब आयरन सिलिकॉन को डिस्कवर कर लिया था, यानी कि स्टील जो हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल स्टील मटेरियल हमने डिस्कवर कर लिया था, तो हमने क्यों कोल्ड रोल्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखो हुआ क्या, हमने जब ये आयरन और सिलिकॉन का एलॉय निकाला, FeSi, ये जो एलॉय हमने डेवलप करा, इसकी 2 बड़ी खास बात थी, अभी हमने सीखी। एक थी कि ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता था एडी करंट को, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ा देता था, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, एडी करंट जो थे वो रिड्यूस हो जा रहे थे। दूसरा, इसकी एक और खास बात थी कि इसके अंदर मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन की प्रॉपर्टी बिल्कुल कम थी, इससे क्या हो रहा था, नॉइस भी रिड्यूस हो रही थी। तो ट्रांसफार्मर में ये 2 काम तो हो ही रहे थे। फिर इंजीनियर्स ने कहा कि एक काम और करते हैं, अगर हम ट्रांसफार्मर को बड़े ध्यान से देखें तो ट्रांसफार्मर कोर को अगर हम उसके फ्लक्स को देखें तो जिसका जो यूजफुल फ्लक्स होता है वो हमेशा एक्सियल डायरेक्शन में ही ट्रेवल करता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपने मशीन को दिल से पढ़ा है, मेरे चैनल पे पढ़ा है या खुद से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो फ्लक्स होता है वो हमेशा कोर के अंदर ही ट्रेवल करता है एक्सियल डायरेक्शन में। एक्सियल डायरेक्शन कौन सी होती है भैया? एक्सियल डायरेक्शन मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें, लिम्ब की, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो गई, दिस इज योर एक्सियल डायरेक्शन। अगर इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो दिस इज योर एक्सियल डायरेक्शन। नाउ दिस इज, ये जो वर्टिकल पार्ट है इसको हम लोग लिम्ब कह देते हैं आई थिंक, एंड इसको शायद हम लोग योग कह देते हैं। ये सर्टेन चीज़ें होती हैं, हो सकता है इधर उधर इंटरचेंज हो गया, वर्ड्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है आपको मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक्सियल डायरेक्शन। अगेन अगर हम इधर देखते हैं तो ये हो गई एक्सियल डायरेक्शन, दिस इज योर एक्सियल डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी एक्सियल डायरेक्शन। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज डेट कि जो फ्लक्स है, यूजफुल फ्लक्स, वो कहाँ ट्रेवल कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है आपके एक्सियल डायरेक्शन में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ अगर हम लोग किसी भी तरीके से, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंजीनियर्स को आइडिया आया कि अगर हम लोग एक्सियल डायरेक्शन की परमेबिलिटी को इंप्रूव कर दें
तो हमारी परफॉर्मेंस यार बहुत तगड़ी हो जाएगी। बात समझ में आ रही? अगर हम लोग एक्सियल डायरेक्शन की परमेबिलिटी को बढ़ा दें, एनहेंस कर दें, ठीक, तो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का जो मैं कह रहा हूँ? हमने कहा कि हमें पूरे मैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी से मतलब तो है, पर अगर हम बात करें मेनली यानी कि एक मेजॉरिटी के साथ, तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लक्स जो होता है वो एक्सियल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो अगर हम लोग एक्सियल डायरेक्शन की परमेबिलिटी यानी कि अलोंग दिस एक्सिस, अगर इस एक्सिस के अलावा अगर हम लोग परमेबिलिटी को इंक्रीज कर दें, तो इसकी जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। यानी कि जो भी रिलक्टेंस होता है इस पर्टिकुलर कोर का, वो और कम हो जाएगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा करने के लिए इंजीनियर ने एक यूनिक वे निकाला, और ये उन्होंने अचीव करा विद द हेल्प ऑफ हॉट एंड कोल्ड रोलिंग स्टेजेस। यानी कि एक बार गरम रोलर से हम प्रेस करेंगे शीट को, एक बार ठंडे रोलर से प्रेस करेंगे शीट को, और उसके बाद हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? सो इसके अंदर हम लोग करते क्या है, इसके अंदर हम लोग जो हॉट या कोल्ड कोई भी हम यूज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, शीट ले लेते हैं और उसके ऊपर रोलर को प्रेस करते हैं रोलर से। अब ये जो रोलर होता है ये काफी गर्म हो सकता है या काफी ठंडा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो यहां से जन्म होता है कोल्ड रोल्ड। ठीक है, यानी कि ठंडे रोलर का इस्तेमाल करके हम लोग शीट जो होती है उसके ऊपर रोलर को चलाते हैं, और जो उसकी सराउंडिंग कंडीशन काफ़ी ठंडी कर देते हैं, बिल्कुल चिल्ड रोलर लेते हैं। इसका मुझे एग्जैक्ट प्रोसीजर आप जाके पढ़ सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि कोल्ड रोल्ड कैसे होता है। इसको डिटेल में अगर पढ़ना है तो मैं आपको बुक का लिंक दे दूंगा। अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हम लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कोल्ड रोलिंग के बारे में। आपको लिंक मैं उसका सेंड कर दूंगा, उस बुक का नाम या उस बुक का आर्टिकल, पेज नंबर जो भी मेरे पास होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कोल्ड रोल्ड होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग इस शीट के ऊपर प्रेस करते हैं, और जैसे हम इसको शीट के ऊपर प्रेस करते हैं तो इससे उस शीट की पर्टिकुलर एक्सिस में परमेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाती है। तो जो प्रेस की जाती है वो ये ध्यान रख के की जाती है कि भैया एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलाउंग, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलाउंग जो डोमेन्स हैं उनकी परमेबिलिटी को इंप्रूव किया जा सके। एंड यहीं से जन्म होता है सीआरजीओ का। इसके बारे में मैंने और डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैंने चर्चा की हुई है सीआरजीओ, आप मेरा लेक्चर देख सकते हो। उस लेक्चर के अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर किया है। ठीक, नाउ आगे चलते हैं। ये हो गया एक मेटेरियल। अब दूसरे मेटेरियल की बात करते हैं। एक मेटेरियल था, हमने आयरन और सिलिकॉन का एलॉय मिलाया और उसको समझा, फिर उसको हमने और फर्दर इंप्रूव करने के लिए हॉट एंड कोल्ड रोलिंग का इस्तेमाल करा। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के। सेकंड टाइप क्या है? एमॉर्फस नैनो क्रिस्टलिन एलॉयज। ये क्या होते हैं? तो ये बेसिकली इन तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट प्लस इनमें से कोई भी ले सकते हो। यानी कि चार डिफरेंट मेटल से मिलकर बने होते हैं। एक हो गया आयरन, निकल, कोबाल्ट। अब साथ में उसके लिए तुम बोरॉन लो यूज कर सकते हो, या फिर कार्बन ले सकते हो, या फिर फॉस्फोरस ले सकते हो, या फिर सिलिकॉन ले सकते हो। मतलब चारों में से कोई एक। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये चार हमारे पास ऑप्शन मौजूद होते हैं। नाउ इसकी खास बात क्या होती है? इस मेटल का इस्तेमाल करा जाता है, इसकी सबसे विशेष बात होती है कि ये लो कोर्सिविटी को शो करता है। नाउ कोर्सिविटी क्या होता है? आपको याद होगा बीएच कर मैंने बताया था, ये जो पर्टिकुलर यानी कि अलोंग द इंटेंसिटी, एच के अलोंग जो हम लोग जो हिस्टेरेसिस कर्व की जो विथ होती है यानी कि चौड़ाई होती है, उसको हम लोग कहते हैं कोर्सिविटी। तो ये जो चौड़ाई होती है ये अल्टीमेटली इसको हम लोग कहते हैं कोर्सिव फोर्स कह सकते हो, या फिर कोर्सिविटी कह सकते हो, ये अलग अलग नाम ले सकते हैं। ठीक, समझ में आ रही बात? ये तो ये जो कोर्सिविटी होती है हिस्टेरेसिस लूप की, ये क्या डिसाइड करती है? ये डिसाइड करती है कि भाई हमारे पास हमारा जो मटेरियल है वो कितना अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा या कितना सॉफ्ट होगा। ठीक है, बात आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो एरिया है, ये एरिया किस पे डिपेंड करता है? ये एरिया कोएर्सिविटी पे डिपेंड करता था, और कोएर्सिविटी पे डिपेंड करने की वजह से हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा ये एरिया होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा कोएर्सिविटी होगी, उतना ज़्यादा उसके अंदर हिस्टेरेसिस लॉसेज होंगे, और उतना ही बेकार हमारा जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, उतना ही बेकार क्वालिटी का होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एक पर्टिकुलर हमने एक बड़ा सा एलॉय लिया है जिसके अंदर हमने आयरन, निकल, कोबाल्ट और फिर बोरॉन, कार्बन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन में से कोई एक डाल दिया, तो जैसे ही तुम इन सबको मिला के एलॉय तैयार करोगे, उसकी विशेष बात होगी उसकी कोर्सिविटी काफ़ी कम होगी, यानी कि थिकनेस बहुत कम होगी लूप की। और थिकनेस एक बार कम कर दी तो हिस्टेरेसिस लॉसेस रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि थिकनेस कम करोगे तो अल्टीमेटली कोएर्सिव फोर्स को अगर तुम कम करते हो तो इससे क्या होगा, एरिया जो होगा ये एरिया ये कम हो जाएगा। एरिया अगर कम होगा लूप का, हिस्टेरेसिस लूप का अगर एरिया आप कम कर दोगे तो अल्टीमेटली जो हिस्टेरेसिस लॉसेज होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रही है? तो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इसका, ये जो एमॉर्फस नैनो क्रिस्टलन एलॉयज हैं, इनको हम लोग, एक बड़ी विशेष बात होती है, इनको हम लोग मैग्नेटिक टेप्स के रूप में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको
पूरी बल्क क्वांटिटी चाहिए वो भी बना सकते हो, मैग्नेटिक टेप्स के रूप में भी इनको हम लोग बना सकते हैं। देखो कुछ इस तरीके से, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये जो मैग्नेटिक टेप देखते हो, आपने सुना होगा कई जगह इनका एप्लीकेशन भी होता है। तो ये जो मैग्नेटिक टेप्स देखते हो, ये जो होते हैं ये बनाए जाते हैं, ये बेसिकली एमॉर्फस नैनो क्रिस्टलाइन एलाइज के होते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि हमें मैग्नेटिक टेप की कहीं पे ज़रूरत है, तो वो 100% एमॉर्फस नैनो क्रिस्टलाइन एलाइज के होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बहुत सिंपल है, यानी कि हमने आयरन और सिलिकॉन का जो देखा था पीछे, उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, जब भी करेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, प्लस मैग्नेटो स्ट्रिक्शन को कम करने के लिए, नॉइस को कम करने के लिए। और अगर हमारा मेन एम है कि हम हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करें, तो उसके लिए हम लोग एमॉर्फस नैनो क्रिस्टलाइन एलाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप के अलाय होते हैं निकल आयरन अलाइज। इनको जरा समझ लेते हैं। ये जो निकल आयरन अलाइज होते हैं, इनको हम लोग पर्म अलाय के नाम से भी जानते हैं। बड़ा फेमस नाम है, 12th क्लास में आई होप आपने पढ़ा होगा, पर्म अलाइज। ठीक है, नाउ ये क्या होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 30 वेट % या फिर 80 वेट % तक हम लोग निकल को ऐड करते हैं आयरन के अंदर। यानी कि अगर हम, इसका मतलब मैंने पीछे बताया था, यानी कि अगर हमारे पास अगर हम लोग 100 ग्राम ऑफ आयरन ले रहे हैं, तो उसके अंदर 30 ग्राम, 30% मतलब 30 वेट % का मतलब हो गया, जितना भी आयरन ले रहे हो उसके वेट का 30% तक निकल जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये 30% से लेके, 30 ग्राम से लेके 80 ग्राम तक निकल हम लोग ऐड कर सकते हैं इस आयरन के अंदर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बात समझ में आ रही। तो ये एक बड़ा ही कह सकते हो कि हाईली डाइल्यूटेड मटेरियल है, हाईली डाइल्यूटेड अलॉय है, क्योंकि इसके अंदर आयरन की जो पोर्शन है उसको मेजॉरिटी से लेके माइनॉरिटी तक कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि अगर हम इतने पोर्शन की बात करें, 30 वेट % निकल आयरन अलाय ले रहे हैं, तो 30 वेट % अगर निकल ले रहे हो, तो इसमें 30% निकल होगा एंड 30% निकल होगा बाई वेट, यानी कि 30 ग्राम निकल होगा 100 ग्राम अगर आयरन ले रहे हो। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर 80 वेट % निकल ले रहे हो, तो 100 ग्राम अगर आयरन है, हाँ 100 ग्राम आयरन है, तो उसमें 80 ग्राम निकल होगा। मतलब देख रहे हो, मेजॉरिटी तो वैसे अभी भी आयरन के पास है, लेकिन मतलब कंपेयर टू द दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये काफ़ी हद तक हाई क्वांटिटी के अंदर निकल इसमें मिलाया जाता है। आपको याद होगा आयरन सिलिकॉन में हमारे पास एक कंडीशन थी, एक प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर हम लोग सिलिकॉन को केवल 4% तक ही ले सकते थे। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटल बना दे रहा था। लेकिन ऐसा कोई भी समस्या हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो निकल का इस्तेमाल हम लोग भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। 30%, 30 वेट % से लेके 80 वेट % तक का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे, आई समझ में आ गई होगी। नाउ खास बात क्या होती है, अगर तुम 30 वेट % लगाओगे, यानी कि 100 ग्राम आयरन में 30 ग्राम आयरन निकल मिला दोगे, तो ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि अगर हम लोग निकल को स्मॉल क्वांटिटी में मिलाएंगे आयरन में, तो हमें एक हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मटेरियल निकल के आएगा। यानी कि ये वाला मटेरियल जो होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। वहीं पे अगर हैवी क्वांटिटी में मिलाओगे, यानी कि अगर 80 वेट % इतना ज़्यादा निकल मिलाओगे आयरन के अंदर, तो भैया इसकी खास बात क्या होगी, इसकी परमेबिलिटी बहुत हाई होगी। तो अब आपको डिसीजन लेना है। यानी कि अगर हम बात करें निकल आयरन अलाय की, तो अगर निकल कम मात्रा में मिलाओगे तो हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, एडी करंट लॉसेज रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर निकल ज़्यादा मात्रा में मिलाओगे तो परमेबिलिटी हाई मिलेगी, लेकिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इंडिविजुअल एप्लीकेशन चॉइस हो सकती है। तो हम कोई भी इनमें से ले सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, एज़ पर आवर डिमांड। अगर हम 30 वेट % वाला लेते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस हमें जो है वो मिलेगा, हाई एडी करंट लॉसेस काफ़ी हद तक हम रिड्यूस कर पाएंगे। और अगर हम लोग 80 वेट % लेते हैं, तो ऐसे में परमेबिलिटी बहुत हाई मिलेगी। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्ट फेराइड्स की। दीज आर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल, इसको भी जरा समझ लेते हैं। अगर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें ट्रांसफार्मर की, ठीक 50 हर्ट्ज, आपको याद होगा, भी मैंने पीछे बताया था 50 हर्ट्ज पे हमें एडी करंट हमारे लिए एक समस्या था। और अगर हम सोच के देखो, फ्रिक्वेंसी अगर हम लोग ले लेते हैं मेगा हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज में, तो जरा सोच के देखो कितने ज़्यादा एडी करंट लॉसेस हमें देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा, अगर हम लोग किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में चले जाते हैं, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग जब भी डील करते हैं, आपने सुना होगा हम लोग किलो हर्ट्ज से लेके मेगा हर्ट्ज के बीच में डील करते हैं। इतनी हाई फ्रिक्वेंसी पे अगर हम लोग कोई मटेरियल लेंगे, तो वहाँ पे एडी करंट लॉसेस का बहुत ज़्यादा, मतलब एडी करंट लॉसेस एट इट्स पीक होना एक बहुत कॉमन सी बात है। क्योंकि एडी करंट लॉसेस जो होंगे, एडी करंट लॉसेस एडी करंट डिपेंड करेंगे, और एडी करंट जो होगा वो डिपेंड करेगा वेरिएबिलिटी ऑफ फ्लक्स पे। ये एडी करंट लॉसेस एडी करंट पे, और ये डिपेंड करेगा फ्रिक्वेंसी पे। क्योंकि आपको याद होगा, अगर हम लोग एडी करंट लॉसेस की पावर की बात करते हैं, एडी करंट लॉसेस की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर टाइम्स के। याद आ रहा होगा, ये फॉर्मूला हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में ऑलरेडी इसको कवर किया है।
तो आप देख सकते हो कि एडी करंट लॉसेस फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर टाइम्स वर्क करता है, यानी अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो एडी करंट लॉसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और यहाँ तो किलो हर्ट्स और मेगा हर्ट्स में बात कर रहे हैं, तो ये किसी भी, ये जो हम लोग मेटेलिक सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटेरियल जो अभी तक पीछे हम लोग देखते आए हैं, इनके बस की बात नहीं है, तो ये टोटली फेल हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो मेटेलिक सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटेरियल कौन से हुए जो अभी हमने देखे थे? आपको याद होगा जो पीछे हमने जो भी देखा उन सब के अंदर हमने बेसिकली आयरन लिया है जो कि मेटल है, निकल लिया है, कोबाल्ट लिया है, सब के सब क्या है, लगभग मेटल है। तो ये क्या है, मेटेलिक सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटेरियल। यानी अगर आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि मेटेलिक सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटेरियल कौन कौन से है, तो जो पीछे जितने भी हमने कवर करे, ठीक है, एमॉर्फस वाला और ये आयरन सिलिकॉन वाला और निकल आयरन, ये सारे के सारे सॉफ्ट मेटेलिक सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटेरियल के अंदर आते हैं। पर यहाँ पे ये टोटली फेल हो जाएंगे अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी को बहुत हाई कर देते हैं, किलो हर्ट्ज से लेके मेगा हर्ट्ज के बीच में। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सॉफ्ट फेराइड्स। नाउ सॉफ्ट फेराइड्स क्या होते हैं? तो सॉफ्ट फेराइड बेसिकली सिरेमिक इंसुलेटर्स होते हैं। देखो सीधे सीधी बात, सिरेमिक्स इंसुलेटर मतलब समझ रहे हो, हम लोग इंसुलेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब फ्रिक्वेंसी की हम लोग वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं किलो हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में, तो एडी करंट लॉसेज जो होते हैं एट इट्स पीक चले जाएंगे। अब करंट को अगर हमें करंट को अगर मुझे रिड्यूस करना है और वोल्टेज अगर हमारे पास फिक्स है, क्योंकि फ्लक्स जो है वो तो वेरिएबल है, वेरिएबल फ्लक्स है, वेरिएबल वोल्टेज आएगा। अब इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, अगर वोल्टेज फिक्स है तो करंट को कम करने का ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दो। अब रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाने चलते हैं तो मेटल के अंदर रेजिस्टेंस कितना भी बढ़ाओगे यार, एक लिमिट पे आके जाके सैचुरेट हो जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने कहा मेटल को हटाओ यार पिक्चर से, उसकी जगह इंसुलेटर ले आओ, क्योंकि इंसुलेटर आर द पुअरेस्ट कंडक्टर, यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर कोई ऑफर कर सकता है एडी करंट को तो वो एक इंसुलेटर कर सकता है। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट। हम लोग क्या करते हैं, सिरेमिक इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, एंड दीज सिरेमिक इंसुलेटर्स आर नोन एज सॉफ्ट फेराइड्स। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हमने करा क्या, हमने देखा कि भाई किलोवाट्स और मेगाहर्ट्ज में अगर जाते हैं तो एडी करंट लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब एट इट्स पीक। तो वो संभव ही नहीं है किसी मेटेलिक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए कि वो एडी करंट को रोक पाए। तो उसके लिए हमने कहा कि यार अब काम नहीं चलेगा, अब सुपरमैन को बुलाना ही पड़ेगा, और हमारा सुपरमैन था सिरेमिक इंसुलेटर। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो दीज आर द सिरेमिक इंसुलेटर। तो होता क्या है, ये जो सॉफ्ट फेराइड्स होते हैं या सिरेमिक इंसुलेटर कह लो, ये सब का सब इस्तेमाल हम लोग इनका करते हैं जब हम लोग बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करेंगे। कितनी हाई? किलो हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज के बीच में। जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो 50 हर्ट्ज के आसपास ही निपट जाती है। तो जनरली जब भी हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी किलो हर्ट्ज से लेके मेगा हर्ट्ज में डील करेंगे तो हम लोग इस तरीके के सॉफ्ट फेराइड्स का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा होता क्या है ये सॉफ्ट फेराइड? सॉफ्ट फेराइड, ये जो फेराइड वर्ड है ये कहाँ से आया? दिस वर्ड इज केम फ्रॉम फेरी मैग्नेटिक मेटेरियल। याद होगा आपको, मैंने कवर करा था, आपको याद दिला दूं अगर भूल गए हो। हम लोगों ने फेरो पढ़े थे, ठीक है, हमने एंटी फेरो पढ़े थे, फिर मैंने आपको बताया था एक बीच के होते हैं, वो बीच के जो होते हैं होते हैं फेरी। सो दिस इज दैट पर्टिकुलर पार्ट फेरी मैग्नेटिक मेटेरियल। सो दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ फेरो एंड एंटी फेरो, एंड दिस इज नोन एज फेरी मैग्नेटिक मेटेरियल। तो ये जो फेरी मैग्नेटिक मेटेरियल्स है ना, इन्हीं का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सॉफ्ट फेराइड्स में। यानी सॉफ्ट फेराइड्स क्या है? कुछ नहीं है, फेरी मैग्नेटिक मेटेरियल ही है। और ये फेरी मैग्नेटिक मेटेरियल जो होते हैं इनकी खास बात क्या होती है? दीज आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर। सिरेमिक इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिकली इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को तो पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं करंट की, तो करंट को बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस ही ऑफर करते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई, जैसा कि एक इंसुलेटर करता है। इसीलिए हम लोग सिरेमिक इंसुलेटर भी इनको कहते हैं। तो आयु समझ में आ गया होगा। अच्छा इसका फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला होता है MO.Fe2O3। यहाँ पे M जो है ये एक मेटल है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर फार्मूला है, और ये एक पर्टिकुलर फार्मूले के तहत ही फेरी मैग्नेटिक मेटल मार्केट में उपलब्ध होते हैं। M यहाँ पे मेटल हो गया, मेटल में हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारे पास निकेल, मैग्नीज या जिंक, ये एक पर्टिकुलर फार्मूला हो सकता है, यानी कि जिंक ऑक्साइड .Fe2O3 इस तरीके का कुछ हो सकता है, या मैग्नीज ऑक्साइड .Fe2O3, या फिर निकल ऑक्साइड Fe2O3। ये हमारे पास पर्टिकुलर फार्मूला होता है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का। तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी अलग अलग मैग्नेटिक मेटल्स की। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कुछ मैग्नेटिक मेटल हमने देखे जो एडी करंट, स्पेशली एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए थे, और कुछ हमने देखा कि जो स्पेशली हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए थे। ठीक है, ये हमने चर्चा करी थी, आपको याद होगा। एक चीज़ और मैं इसमें बता दूं, एक चीज़ और ऐड कर देता हूं इसके अंदर, बड़े ध्यान से समझ लेना कि अगर हम बात करें तो हमने एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करा, हमने हिस्टैरिसीस लॉसेस को रिड्यूस करा,
ठीक है। हिस्टैसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए याद होगा हमने क्या इस्तेमाल करा था, हमने इस्तेमाल करा था परम एलॉयज़ का, परम एलॉय का इस्तेमाल करा हमने। और बेसिकली ये परम एलॉय जो थे एमॉर्फस वाले, जो आपको याद होगा एमॉर्फस, ये वाले मेटल का हमने इस्तेमाल करा था। एडी करंट के लिए हमने आई थिंक याद करो हमने इस्तेमाल करा आयरन और सिलिकन मिला के, यानी कि सिलिकन स्टील इलेक्ट्रिकल स्टील, इसका इस्तेमाल करा था एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। एंड लास्ट में सॉफ्ट फेराइट्स इनका इस्तेमाल हमने करा बहुत बड़ी मात्रा में एडी करंट लॉस रिड्यूस करने के लिए। यानी कि जहाँ पे एडी करंट एक बड़ी समस्या होगी, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ एडी करंट बहुत ज़्यादा होंगे, और जहाँ एडी करंट बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे हम लोग या तो सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करेंगे अगर 50 हर्ट्ज के आसपास चला रहे हो, जो कि हम लोग ट्रांसफार्मर में करते हैं। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं जहाँ पे किलो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में डील करते हैं, तो वहाँ पे हम सॉफ्ट फेराइट्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि सिरेमिक इंसुलेटर्स होते हैं, सिरेमिक इंसुलेटर्स होंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गई होगी ना। यहाँ पे सब कुछ खत्म कर देता हूँ मैं मैग्नेटिक मटेरियल की सीरीज़। यहाँ पे ये दिस इज़ द लास्ट पार्ट मैग्नेटिक मटेरियल सीरीज़ का, और यहाँ पे सारा मैग्नेटिक मटेरियल लगभग ख़त्म हो गया है। अब कोई भी टॉपिक मेरी तरफ से छूटा हुआ नहीं है। जो मेजर टॉपिक्स हैं, ऐसे तो इन्फानाइट टॉपिक्स हैं मैग्नेटिक मटेरियल में, पर मेरी तरफ से अगर आप पूछेंगे तो दिस इज़ द कंप्लीट पार्ट, और यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हो। अगर आपने मैग्नेटिक मटेरियल की सीरीज़ को एंजॉय किया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपकी फीलिंग्स बहुत वैल्यूबल हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आए हैं, मैग्नेटिक मटेरियल की जो वेब सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए तैयार की थी, अगर वो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिनको ज़रूरत है उन्हें बताएं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा मेरे को भी लगेगा कि हाँ मेरी नॉलेज दूसरों तक पहुँच रही है। बाकी अब इसके बाद हम लोग पर्टिकुलर वर्क करेंगे अदर पार्ट सीरीज़ में, पावर सिस्टम की सीरीज़ को पकड़ेंगे, और भी कुछ नए टॉपिक्स हैं मेरे पास। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जल्दी। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।